हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 6 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, जो भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट न्यूज़ पे, डिफेंस की न्यूज़ में, और वीडियो के एंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डन। अब इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने 6 मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट किया था और जनवरी से लेकर जून मंथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स पब्लिश हुआ है और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई हैं, इस पे आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और कल मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था जिसमें मैंने जून मंथ के टॉप 150 MCQ डिस्कस किए थे और जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर एक्सप्लेनेशन को भी ऐड किया है। ठीक है, यहाँ से आपका जून मंथ का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। 150 क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, अब डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है इसको भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। ये मेरा टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहले पर्सन जिनका नाम है कियर स्टारमर, अपॉइंटेड 58 प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UK, यूनाइटेड किंगडम, जो कि 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर आयरलैंड आता है जिसकी कैपिटल लंदन है। तो 58 नंबर के प्राइम मिनिस्टर UK के अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है कियर स्टारमर। ठीक है, अब ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और लगभग 14 सालों के बाद, या बहुत लंबे अरसे के बाद, लेबर पार्टी इलेक्शन में आई है जिसने विक्ट्री हासिल की है। रिसेंटली UK में इलेक्शन हुए थे और अभी जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे UK के, उनका नाम था ऋषि सुनक, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे और इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, जिसके बाद अगले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट हुए जिनका नाम स्टारमर है। डन। चलिए, अगला नाम यहाँ पर आता है डिक स्कूफ का। डिक स्कूफ, एक्स स्पाई चीफ, स्वान इन एज अ डच प्राइम मिनिस्टर। डच का मतलब क्या होता है? डच का मतलब होता है नीदरलैंड से, एंड नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है डिक स्कूफ, जो कि डच इंटेलिजेंस एजेंसी के फॉर्मर हेड रह चुके हैं, इसलिए इन्हें फॉर्मर स्पाई कहा जा रहा है। नीदरलैंड के किंग का नाम क्या है? तो किंग का नाम है विलियम अलेक्जेंडर। नीदरलैंड हैज न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 14 ईयर्स। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग देशों में भी नियुक्तियां हुई थी, अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वापस से अपॉइंट हो गए हैं सिरिल रामपोसा, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये हमारे लिए। प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड हाला तोमस डित्योर। प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, ये पहली महिला प्रेसिडेंट है मैक्सिको की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? क्लाउडिया शेनवॉम, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नेशन। एंड प्रेसिडेंट ऑफ लिथुआनिया अपॉइंट हुई हैं गीतानास नौसेदा। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है अलग अलग कंट्रीज में, आप इनको याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से मिलता है। नेक्स्ट नाम आता है धीरेन्द्र ओझा और ये अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र ओझा बने हैं और इन्होंने शेफाली शरण को सक्सीड करने का काम, उनको रिप्लेस करने का काम किया है। अब रिसेंटली कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई थी, जैसे कि महाराष्ट्र की पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो सुजाता सोनिक बनी है। चेयरमैन ऑफ CBDT, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, रवि अग्रवाल बन गए हैं और इन्होंने नितिन गुप्ता को रिप्लेस किया है। डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कौन है? मृणाल कुमार दास आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है। चलिए, अब वापस से एंट्री हो चुकी है हेमंत सोरेन की। आपको पता है कुछ समय पहले इनको ED ने अरेस्ट कर लिया था और कुछ समय के लिए झारखंड के CM चंपाई सोरेन को बनाया गया था। अब वापस से पावर में आ गए और थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली है इन्होंने झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर हेमंत सोरेन टेक्स ओथ एज अ झारखंड CM फॉर द 3rd टर्म। पहली बार 2013 से 2014 तक ये CM थे, फिर सेकेंड टाइम 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक ये CM थे और वापस से तीसरी बार ये CM बन गए हैं। ठीक है, एज अ 13th चीफ मिनिस्टर इनको शपथ किसने कराई है? तो गवर्नर ने। गवर्नर कौन है झारखंड के? तो CP राधाकृष्णन आपको गवर्नर देखने को मिल जाएंगे। झारखंड राज्य का फॉर्मेशन 15 नवंबर को हुआ था 2000 में, बिहार राज्य से अलग होकर। डन। चलिए, अगला नाम देख लेते हैं। RBI अपॉइंट्स
अर्णव कुमार चौधरी एंड चारुलता एस एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यहाँ पर आरबीआई ने 2 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं। पहला नाम आता है अर्णव कुमार का, दूसरा नाम है चारुलता का। इन दोनों को 3 अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर हम बात करेंगे अर्णव कुमार चौधरी, तो इनको यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वहीं चारुलता को डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। चलिए अगला नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वीएन गंगाधर, अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। कल मैंने आप लोगों को कैबिनेट कमेटी के बारे में बात की थी और 8 इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट कमेटी है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसमें केवल 2 ही मेंबर हैं, एक मोदी जी हैं और दूसरे अमित शाह हैं। याद आया कुछ? इन्होंने ही इनकी अपॉइंटमेंट की है। डॉक्टर बीएन गंगाधर हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर संजय बहरी को प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का बनाया गया है। डॉक्टर गंगाधर इसके पहले फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ निमहांस थे। निमहांस याद करो, मैंने रिसेंटली आपको न्यूज में डिस्कस किया था, इसको रिसेंटली नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला था। याद आया? ये वही निमहांस है। अच्छा, इनका टेन्योर कितना होगा? 4 साल के लिए होगा, या फिर 70 ईयर, जो भी पहले हो जाए, या फिर गवर्नमेंट के फर्दर ऑर्डर तक। डन। चलिए अब अगला नाम यहाँ पर आता है पी गीता का। इन्हें फर्स्ट एडिशन के सरस्वती अम्मा अवार्ड दिया है। तो के सरस्वती अम्मा जो कि एक ऑथर रही हैं और इन्होंने जेंडर इक्वलिटी पे कई सारी पुस्तकों को लिखा है। तो विंग्स एक इंस्टीट्यूट है केरला में जिसका नाम है वीमेंस इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स। इनके द्वारा ये पहला अवार्ड दिया गया है और पहला अवार्ड किसे मिला है? पी गीता को मिला है। और पी गीता को लिटरेचर की कैटेगरी में के सरस्वती अम्मा अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला नाम आता है हार्दिक पांड्या का। और हार्दिक पांड्या फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर बन गए हैं जिन्हें रैंक किया गया है नंबर 1 इन आईसीसी T20 इंटरनेशनल। अब देखिएगा, आईसीसी एवरी ईयर वर्ल्ड नंबर 1 को अनाउंस करता है। अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है, बैट्समैन कैटेगरी हो, बॉलर हो और ऑलराउंडर कैटेगरी हो। सो यहाँ पे ऑलराउंडर कैटेगरी में पहली बार पहले इंडियन जो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर कैटेगरी में बने हैं, उनका नाम क्या है? हार्दिक पांड्या है। सो हार्दिक पांड्या हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर टू बी रैंक नंबर 1 इन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 इंटरनेशनल। ठीक है, अलॉन्ग विद द श्रीलंकन कैप्टन जिनका नाम है वनिंदु हसरंगा, इनके साथ इनकी रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1 पे आई है। तो टोटल अभी तक 6 ऐसे क्रिकेटर हैं इंडिया के जिनको आईसीसी की रेटिंग में नंबर 1 लाया गया है, अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि बैट्समैन कैटेगरी में गौतम गंभीर, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं। बॉलर कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई देखने को मिल जाएंगे और ऑलराउंडर कैटेगरी में हार्दिक पांड्या आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। इसके अलावा ये और 2 क्रिकेटर हैं, इनका नाम है रियान पराग जो कि आसाम से हैं और इनका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं और दोनों ही यहाँ पे क्रिकेटर है। रिसेंटली इनको प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये थे आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। नाउ बात करते हैं फुटबॉल कप के बारे में जिसका नाम है डूरंड कप। और डूरंड कप से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। डूरंड कप एसोसिएटेड किससे है? फुटबॉल से है। सो 133rd एडिशन ऑफ द डूरंड कप यहाँ पे 4 अलग अलग शहरों में होगा, 4 सिटीज में होगा और 24 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। पहली बार जमशेदपुर भी है जो कि डूरंड कप को होस्ट करने वाला है। तो आप देखेंगे द 133rd डूरंड कप मैचेस विल बी हेल्ड इन द कोलकाता में होगा। कोलकाता के अलावा कोकराझार आसाम, जमशेदपुर झारखंड और शिलोंग मेघालय में, ये 4 शहरों में डूरंड कप को खेला जाएगा। जो लास्ट एडिशन हुआ था उसमें मोहन बागान ने डिफीट किया था ईस्ट बंगाल को और इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया था। ठीक है, अभी जो 133rd एडिशन है डूरंड कप का, क्योंकि ये एशिया का और इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसकी शुरुआत 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त के बीच में होने वाली है। और फाइनल मैच कहाँ पे खेला जाएगा? तो विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण मतलब सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में खेला जाएगा। ठीक है, डूरंड कप की स्टार्टिंग ब्रिटिश एरा में की गई थी और पहली बार जो डूरंड कप है वो 1888 में शिमला में खेला गया था। अभी फिलहाल जो डूरंड कप है उसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो अभी इंडियन आर्मी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज कराती है। जो भी टीम डूरंड कप को जीतती है उसको 3 ट्रॉफी दी जाती है। कौन कौन सी 3 ट्रॉफीज होती हैं? तो डूरंड कप की ट्रॉफी दी जाती है, शिमला ट्रॉफी दी जाती है और प्रेसिडेंट कप दिया जाता है। शिमला ट्रॉफी की शुरुआत 1904 में की गई थी बाय द पीपल ऑफ द शिमला। वहीं अगर हम प्रेसिडेंट कप की बात करते हैं तो 1956 में इसकी शुरुआत हमारी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। तो जो भी टीम यहाँ पे जीतती है उसको 3 अलग अलग ट्रॉफीज दी जाती है।
नेक्स्ट है सीएम मोहन यादव। इन्होंने रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पब्लिक। बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन है। स्टेट जो हाईवे है, लगभग 40,000 किलोमीटर का स्टेट हाईवे आपको देखने को मिल जाएगा एमपी में। अगर आपको स्टेट हाईवे में कोई भी रोड्स में डैमेजेस दिखते हैं, गड्ढे दिखते हैं, तो आप इसकी कंप्लेंट इमीडिएट बेसिस पे कर सकते हैं यूजिंग दिस एप्लीकेशन, ठीक है। और इमीडिएट बेसिस पे इंस्टेंट ये कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाएगी कंसर्न ऑफिसर को, और यहाँ पे लिमिटेड टाइम पीरियड में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है या किसी गड्ढे का प्रॉब्लम है, कोई रोड डैमेज हो गई है, तो वो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो जिससे क्या होगा, एक तो पब्लिक वेलफेयर के डायरेक्शन में काम हो रहा है, उसके अलावा ऑफिसर्स की भी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर देखी जाएगी, राइट। तो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर यादव स्टेट दैट ऐप विल अलाउ फॉर द स्पीडी इंप्रूवमेंट इन द स्टेट 40,000 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे। The Lokpath mobile application developed by the Public Work Department and is being introduced with the goal of continuing advance forward as on the path of the public welfare. Simple application, the mobile application will provide the facility to the general public to report the problem of roads and will also ensure the accountability of the officers. Done? चलिए अब बात करते हैं रुद्रम 1 मिसाइल के बारे में। सो इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये भारत की पहली निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम 1, जिसको रिसेंटली डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया है फॉर इंडियन एयरफोर्स। ये जो मिसाइल है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? एयर टू सरफेस मिसाइल है। और ये सुखोई जो फाइटर जेट्स हैं, तो सुखोई फाइटर जेट को एज अ लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म यूज करके सरफेस टू एयर मिसाइल इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज आपको 250 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी, स्पीड 2 मैक की स्पीड देखने को मिल जाएगी, और डिफरेंट एल्टीट्यूड से इसको लॉन्च कर सकते हैं। मतलब 1500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड से इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे बोला है कि इंडिया की पहली इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली ऐसे इक्विपमेंट्स को, ऐसे स्टेशंस को टारगेट करती है जो कि जैसे कि रडार हो गए, आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी या सिग्नल्स पे ऑपरेट करते हैं, या डिफरेंट टाइप के जैमर्स हो गए, उनको टारगेट करके इजिली डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है रुद्रम 1 मिसाइल, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अपना कुछ डेटा पब्लिश किया है। क्या कहा है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस प्रोडक्शन रीचेस रिकॉर्ड 1.26 लाख करोड़ रुपीस इन FY24। FY24 की बात हो रही है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है 2023 से 2024 का, उसके बारे में बात हो रही है। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है? 1.26 लाख करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये अभी तक का हाईएस्ट है, इंडिया का हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन आपको 2023-24 में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन में प्राइवेट एंटिटीज भी होंगी जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं, जैसे कि गरुड़ एरोस्पेस हो गया, और आपकी पब्लिक एंटिटी तो होती ही है जो कि प्रोडक्शन करती है, जैसे कि डीआरडीओ हो गया। तो पब्लिक एंटिटीज का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रोडक्शन में वो 79% है। वहीं अगर प्राइवेट एंटिटी का कंट्रीब्यूशन है तो वो कितना है? 20.8%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 21% आपको प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफेंस एक्सपोर्ट है FY24 में वो कितना है? 21,000 करोड़ रुपीस आपको डिफेंस एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है FY25, मतलब अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 2024 से 2025 का, इसमें हमारा टारगेट है कि हमें 35,000 करोड़ रुपीस का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। ये सारा डेटा हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोवाइड किया है। डन। और वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 79 है, सॉरी पब्लिक सेक्टर का 79 है, प्राइवेट का 20.8 है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना? 21,000 रहा है। हमारा टारगेट कितना है? 31,000 करोड़ रुपीस का है, ठीक है। नेक्स्ट है NPCI इंटरनेशनल पार्टनर विद नेटवर्क इंटरनेशनल टू एक्सपांड UPI एक्सेप्टेंस इन UAE। तो यहाँ पे जो नेटवर्क इंटरनेशनल है ये एक लीडिंग डिजिटल कॉमर्स है जो कि आपका इनेबल है कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में। और यहाँ पर इनके साथ बेसिकली पार्टनरशिप की गई है। इससे क्या होगा? जो भी इंडियन ट्रेवलर्स होंगे UAE में जाते हैं तो मर्चेंट की जो शॉप पे जाएंगे तो उनके पास एक POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है जिसके जरिए QR बेस्ड यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है।
Now Indian traveler or NRI in UAE will be able to make UPI payments through the QR code through point of sale machine. ठीक है, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है उसके जरिए आप QR कोड से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो अपने यूपीआई से। इसके लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज भी हैं। पहली न्यूज है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन्होंने रिसेंटली MA प्रोग्राम अनाउंस किया है इन भगवद गीता। मतलब कोई भी भगवद गीता की स्टडी करना चाहता है और उसमें मास्टर करना चाहता है, MA प्रोग्राम करना चाहता है, तो वो इनरोल कर सकता है इन दिस एकेडमिक सीजन 2024-25 के लिए। और ये नया जो एकेडमिक ईयर है ये आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ये आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने MA प्रोग्राम इन भगवद गीता को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन की 57 नंबर की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहां पर होगी? लाओस में होगी, 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में। इसके अलावा शॉर्ट न्यूज में है रिसेंटली इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने खुद को रिब्रांड किया है और रीनेमिंग किया है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का नया नाम क्या हो गया है? सम्मान कैपिटल हो गया है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की अभी 25वीं सालगिरह ये सेलिब्रेशन कर रहे थे, 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। ठीक है, डन। चलिए अब बात करेंगे कुछ MCQ जो न्यूज में थे। इंपॉर्टेंट MCQ हम देख लेते हैं। जैसे कि इस न्यूज को मैंने रिसेंटली डिस्कस किया था अबाउट द MSME सहज। तो MSME सहज पोर्टल को रिसेंटली किसने लॉन्च किया है, जिसमें यहाँ पे जो MSME कंपनीज हैं या MSME फर्म्स हैं जो GST रिजीम में आती हैं वो अप टू 1 लाख रुपीज तक का क्रेडिट ले सकती हैं। तो इसको लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है Which bank has launched a facility for online collection of the direct tax? तो यहाँ पे वो कौन सा बैंक है जिसको RBI ने एज अ एजेंसी बैंक अपॉइंट किया है कि आप डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो? तो आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो बंधन बैंक हैज लॉन्च अ फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस, enabling its customer and other to pay taxes seamlessly across India। तो RBI ने इसको एजेंसी बैंक की तरह अपॉइंट किया है जो कि पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी अपने 1700 ब्रांचेस में। ऑफलाइन पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकेगा थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, कैश, चेक और द DD डिमांड ड्राफ्ट। तो बंधन बैंक का नाम हमको याद रखना है। अलग बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज को लॉन्च किया था वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस लॉन्च की थी फॉर हाई वैल्यू कस्टमर इन रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट। ये जो यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस हैं ये हाई वैल्यू कस्टमर के लिए थी, जिनमें आपको डायरेक्टली एक रिलेशनशिप मैनेजर भी अपॉइंट किया जाता था आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिमिलर ICICI बैंक ने स्मार्ट लॉक को लॉन्च किया था अपने आई मोबाइल पे के लिए। HDFC बैंक ने एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था स्मार्ट वेल्थ। और इंडियन बैंक ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम है कैंप फॉर द MSME सेक्टर। कहां पर? चेन्नई में, जिसमें MSME सेक्टर को क्रेडिट दिया गया। डन। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसीव द अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड? किसको मिला है ये अवार्ड? तो बैंक ऑफ इंडिया को मिला है, सेकेंड टाइम मिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक स्कूफ इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो आंसर हो जाएगा ये आपके नेदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी हैज रिसेंटली रिलीज द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट? तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका नाम है UNODC। मतलब यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट क्राइम एंड ड्रग एब्यूज। इन्होंने इस रिपोर्ट को एनुअल रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, इसको रिलीज किया है। इसमें बताया है कि पिछले 10 सालों में 20% जो ड्रग का कंजप्शन है वो इंक्रीज हुआ है और जितने इफेक्टेड लोग हैं, मतलब जितने लोग ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं वो है 292 मिलियन पर्सन इन 2022। ठीक है। नेक्स्ट है National Informatics Center and Spices Board of India have signed an MOU to develop artificial intelligence tool for detecting and classifying large cardamom disease in which state? तो ये cardamom disease होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI टूल को डेवलप किया जा रहा है बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एग्रीमेंट
किस स्टेट में किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम में ये AI टूल डेवलप किया जा रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विच टू ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन MOU टू डेवलप AI टूल फॉर डिटेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग लार्ज कार्डबम डिसीज इन द सिक्किम। सो आंसर क्या हो जाएगा? अब इस केस में आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान कैंपेन रिसेंटली किसने लॉन्च किया था? तो हमें पता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक ये दोनों के दोनों प्रोग्राम किसके हैं? नीति आयोग के। तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है 10th फुल टाइम मेंबर SCO का कौन बना है? तो 10th नंबर का फुल टाइम मेंबर SCO का बेलारूस बना है और 9th नंबर का मेंबर ईरान था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? धीरेन्द्र ओझा बने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभी इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, जिसको उमरोई मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। अभी रनिंग है एक्सरसाइज। कौन सा एडिशन है ये? आंसर हो जाएगा 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। कहां पर हो रही है? मेघालय में हो रही है। नेक्स्ट है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर रुद्रम 1 मिसाइल। ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रशिया हैज अप्रूव्ड द शेड्यूल फॉर द क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाय विच ईयर? तो किस साल तक रशियन ऑर्बिटल स्टेशन रेडी हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज का वीडियो काफी शॉर्ट था पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर।